झारखंड राज्य की राजधानी कहते हैं, राजधानी है। दुमका राजधानी है। धनबाद को कोयला राजधानी कहते हैं। कोडरमा को अभ्रक राजधानी कहते हैं। तो हमें लगता है कि अगर हजारीबाग को हम लोग शैक्षणिक राजधानी कहें तो कोई बुराई नहीं है। हजारीबाग को हम लोग शैक्षणिक राजधानी इसलिए कहते हैं कि मैं तोपचांची से संबंध रखता हूँ। यहाँ से तोपचांची लगभग 105 किलोमीटर है। और मुझे याद है, क्योंकि अभी थोड़ा सा समय बदला, लेकिन आज से 20, 25, 30 साल पहले तोपचांची, राजगंज, इसरी, डुमरी, नावाडी इत्यादि जो वहाँ के छात्र हुआ करते थे, जब वो 12वीं की परीक्षा पास करते थे, 10वीं की परीक्षा पास करते थे, तो नो डाउट उनको ऐसा लगता था कि गांव का जो माहौल है, हम लोग देहात में रहते हैं और घर में जो सुविधाएं हैं वो पर्याप्त नहीं है हमारे लिए। तब वो लॉज के लिए, शहरों के लिए कहीं ना कहीं अपना एजुकेशन को बाहर लेकर जाते हैं। और ऐसे में सबसे पहला चयन अगर कोई छात्र करता है तो हजारीबाग का करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बाकी जो हमारे क्षेत्र हैं, चाहे रांची रहे, धनबाद रहे, जमशेदपुर रहे, हजारीबाग में जो शिक्षा की व्यवस्था है थोड़ी सी सरल है, सुलभ है। और हमें लगता है जो शैक्षणिक संस्थानों में जो मूल्य लिया जाता है, शुल्क लिया जाता है, वो भी बाकियों की तुलना में थोड़ा सुलभ है। तो इसलिए हम अपेक्षा करते हैं कि आज जो भी कोचिंग के संस्थान के हमारे ओनर, हमारे प्रमोद दा, उनके नेतृत्व की जितनी भी टीम है, कि विद्यार्थियों को एक सुलभ शुल्क के साथ आप बेहतर तरीके से पढ़ाएं। क्योंकि आज जो विद्यार्थी बेंचों में बैठे हैं, हम आशा करते हैं यही विद्यार्थी वीडियो सीओ बन के उन सरकारी दफ्तरों की कुर्सियों में बैठेंगे और इस राज्य को संभालेंगे। आज जो विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हैं, इस कमरे में बैठे, इस कमरे की ताप में सह रहे हैं, आशा करते हैं यही विद्यार्थी जब आगे चलकर जाएंगे तो झारखंड राज्य के ताप को सहेंगे और बकायदा झारखंड राज्य को खूबसूरत बनाने के लिए मेहनत भी करेंगे। और मैं आप तमाम छात्रों से आग्रह करना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी एक छात्र, ऐसा नहीं कि हम लोग छात्र जीवन को पार किए हैं। अभी मेरा पीएचडी चल ही रहा है, दो बार का सबमिशन हुआ है, अभी और 2-3 बार सबमिशन होगा मेरा। तो मैं भी एक स्कॉलर हूँ। पीएचडी मेरी विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय से। एक्चुअली में परीक्षा मैंने यहीं से पास किया था। 2017 में डॉक्टर एलिजिबिलिटी एंट्रांस टेस्ट मैंने विनोबा यूनिवर्सिटी से ही पास किया था। लेकिन फिर जब नया यूनिवर्सिटी आया तो हम लोग को कहा कि नहीं, आप लोग एडमिशन यहाँ कर सकते हैं। मैंने पीएचडी का एंट्रांस टेस्ट यहीं से पास किया था। तो मैं भी अभी छात्र हूँ और छात्र के जीवन में क्या समस्या आती है, उनके परिवार, चूंकि जो भी हम लोग छात्र हैं मैक्सिमम मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं और हमारे स्टैंड होने से हमारा परिवार डिपेंड करता है। अगर हम जरा सा माइनस हो जाते हैं तो हमारा परिवार 10 साल के लिए, 15 साल के लिए माइनस हो जाता है। हमारा परिवार पीछे चल जाता है, इस बात को आप मानिए। अगर आप माइनस हो जाते हैं, अगर आप जिस उम्मीद के साथ इन कोचिंग संस्थानों में आए हैं, जिस उम्मीद के साथ आप कोडरमा जिले से, चतरा जिले से, गढ़वा जिले से चलकर हजारीबाग के एक छोटे से लॉज में आके रुके हैं, जिस उम्मीद के साथ आके अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं, अगर आप उसमें सफल नहीं हो पाते हैं तो आपके साथ आपका पूरा परिवार माइनस चला जाता है। इसलिए आपसे हमारा यही आग्रह होगा, आपको हमारा संदेश होगा कि आप अपनी उस माता के, अपने उस पिता के सपनों को लेकर यहाँ तक आए हैं। देखिए एक बात स्पष्ट जान लीजिए, आप जिस सपने को लेकर आए वो सपना केवल आपका नहीं है। चाहे आप जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, वो ड्रीम केवल आपका नहीं है। उस ड्रीम में आपके परिवार का ड्रीम छुपा है। क्योंकि आपकी माता उस दौर की है जब पढ़ाई लिखाई का महत्व उतना हमारे गांव देहात में नहीं था। आपके पिता भी उसी दौर के हैं जब पढ़ाई लिखाई का उतना महत्व नहीं था। तो शायद महत्व भी उतना नहीं था, लोग समझ भी नहीं पाते थे और संसाधन और सुविधा भी नहीं थी। यदि कुछ लोग पढ़ना भी चाहते थे तो उनके माता पिता हाथ खड़ा कर देते थे कि बेटा अथवा बेटी हम तुमको नहीं पढ़ा पाएंगे। लेकिन जब उन्होंने बदलते हुए माहौल को देखा, जब उन्होंने बदलते हुए परिवेश को देखा, तो उन्हें लगा कि मैंने भूल किया। इसलिए वो चाहते हैं कि मेरा जो सपना था, मेरा अगर सपना था टीचर बनने का, मेरा अगर सपना था डॉक्टर बनने का, यदि मैंने वो सपना पूरा नहीं किया तो हम चाहते हैं, आपके माता पिता, हमारे माता पिता चाहते हैं कि उन सपनों को हमारी आंखों से पूरा होते हुए देखें। देखिए सपने कभी नहीं मरते हैं। सपने क्या होते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। ड्रीम कभी मरते नहीं है। आप जिस ड्रीम को लेकर आए, मान के चलिए आप वीडियो बनना चाहते हैं, आप डीएसपी बनना चाहते हैं, हम भी बधाई देते हैं कि आप बने। लेकिन मान के चलिए आप उस जगह पे नहीं आ पाते हैं तो आपका ड्रीम खत्म नहीं होगा। आप अपनी आने वाली पीढ़ी से चाहेंगे कि मेरा ड्रीम मेरा बेटा या बेटी पूरा करे। ड्रीम कभी खत्म नहीं होगा। आप राहुल द्रविड़ को एग्जांपल लीजिए, सबसे बड़ा एग्जांपल राहुल द्रविड़ है। आज अगर भारतीय क्रिकेट को अगर हम जानते हैं तो सबसे पहला नाम सचिन तेंदुलकर, दूसरा राहुल द्रविड़। लेकिन राहुल द्रविड़ ने आज तक वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को जीता ही नहीं।
अगर सचिन भारत में नहीं होते तो भारत के नंबर 1 बेहतर बैटिंग में, क्योंकि अभी कोहली का दौर इसको छोड़ दे तो राहुल द्रविड़ भारत के टॉप मोस्ट बैट्समैन। अगर सचिन तेंदुलकर हटा दें तो राहुल द्रविड़ भारत की क्रिकेट की धुरी। लेकिन उस शख्स ने कभी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नहीं जीती, एज ए प्लेयर कभी वर्ल्ड कप नहीं जीता, लेकिन आज उसे भी गर्व है, देश को भी गर्व है कि एज ए क्रिकेटर ना सही, एज ए कैप्टन उन्होंने भारत को 2024 में T20 वर्ल्ड कप का खिताब दिलाया एज ए कोच। यानी सपना उनका था एज ए क्रिकेटर, एज ए प्लेयर, लेकिन एज ए गार्जियन, एज ए गाइड, एज ए कोच उस सपने को पूरा किए। और सपना को पूरा करने के बाद देखिएगा जो जुनून विराट कोहली की बॉडी लैंग्वेज में था, उसे डबल जुनून राहुल द्रविड़ की बॉडी लैंग्वेज में। ड्रीम कभी नहीं बनते। तो लाइक है, आपकी माता पिता ने भी ड्रीम देखा था कि मैं भी पढ़ूंगा, मैं भी लिखूंगा और मैं भी वीडियो सीओ, मैं भी डीएसपी बनकर अपने वर्दी में 3 सितारे लगाऊंगा। लेकिन शायद उनके माता पिता सुविधा नहीं दे पाए, शायद उनके माता पिता वो व्यवस्था नहीं दे पाए, लेकिन आपके माता पिता वो व्यवस्था देने लगे हैं। वो कहां से व्यवस्था दे रहे हैं वो आप जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। चूंकि मैंने तो चाची, मुझे जब बार बार मुझे याद आता है अपना जीटी रोड, हमारे बहुत सारे भाई, चचेरे भाई, जेठा के बाहर बेटे यहाँ रहते थे, पढ़ाई करते थे। तो हम देखते थे सुबह भोर आनंद बस और बहुत सारे 3 बस सुबह आते हैं, नाम भूल रहे हैं, एक बस का नाम याद आ रहा है आनंद, विजय दुखर दोपहर की बस है, शिवम, बुंदेला, पम्मी। हम देखते थे उनके माता पिता उन बसों को रोकते थे और उन बसों पे चढ़ते नहीं थे। उन बसों के पीछे वो डिग्गी खुलवाते थे और एक बोरा चावल भर देते थे। यानी उनके और ड्राइवर से, कंडक्टर से कहते थे कि मेरा बेटा बस स्टैंड में आके चावल को रिसीव कर लेगा। तो उस दौर को आप अभी देख रहे हैं, ऐसा नहीं उस दौर से आप भाग चुके हैं, आज भी आप उस दौर को देख रहे हैं कि अगर आपके घर से कोई बस आती है तो आपकी मम्मी वहां सब्जी भर देती है। आपके पिता, चूंकि अब ऑनलाइन जमाना आ गया तो शायद पैसा आपको फोन पे में आता है, लेकिन आज भी साग सब्जी चावल आपके घर से आता है। ऐसे बहुत सारे छात्र हैं। तो इसलिए मैं आपको यही संदेश दूंगा, मैं भी उसी दौर में हूँ, हालांकि 2-4 साल आयु में फर्क होगा, आप ग्रेजुएट के होंगे, आप मास्टर्स के होंगे, हम लोग पीएचडी के, या फिर आप इंटर के होंगे, लेकिन मैं भी छात्र जीवन से बाहर नहीं आया हूँ। भले आज हम लोग राज्य में एक चेहरा है पॉलिटिक्स का, भले आज राज्य की जनता एज ए मैंने मुखिया हम लोग को देखना चाहती है, विधानसभा के भीतर देखना चाहती है, देखना नहीं चाहती, हमें अवसर भी दिया है। 8.5 लाख वोट पूरे भारत की हिस्ट्री में एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, पार्टी का कोई सिंबल नहीं और तमाम इतने अच्छे वोट, तो भले हम लोग सदन के भीतर लोग देखना चाहते हैं, लेकिन हम लोग भी आपके जैसे ही हैं, आपसे भिन्न नहीं है और बिल्कुल भी भिन्न नहीं। आप देख सकते हैं, किसी भी अंदाज से देख लें, आप किसी भी तरीके से आप हम लोग से अपना तुलना करें, आपसे हम लोग कोई भिन्न नहीं है। और हम लोग ये भी आपको विश्वास दिलाते हैं कि आज हम जैसे हैं, हम लोग कल भी वैसे रहेंगे। तो आप उदाहरण देखिए, आज हजारीबाग की अगर बात करें तो हजारीबाग के संस्थानों में उद्घाटन करने के लिए विधायक सांसद भी तरसते हैं कि भाई छात्रों के बीच मुझे जाने का अवसर मिलेगा। अरे कैसे अगर उनको मौका मिल जाता तो एकदम बढ़िया कोट पैंट सूट चढ़ा के आते, क्रीज मार के आते, परफ्यूम लगा के आते। आप गौर से मेरे टी शर्ट को देखिए, दोनों बाजुओं में फुटबॉल का चिन्ह आपको साफ दिख रहा है। फुटबॉल खेल के आए हैं और दोनों बाजुओं में साफ दिख रहा है, क्योंकि हम लोग कोई एटीट्यूड वाले लोग नहीं है भैया, हम मिट्टी से आए हैं, मिट्टी को समझते हैं। विश्वास कीजिए, 3 दिन पहले उसी ग्राउंड में 2 आईएएस आए थे, दिल्ली से आए थे। आईएएस में भी के सलाहकार है सरकार के, और आके मंच में पूछा कि हम लोग जयराम कुमार महतो से मिलने आए, वो कहाँ मिलेंगे। तो मंच में जो लोग बैठे थे उन्होंने कहा देखो उस पेड़ के नीचे एक बाथरूम जैसा घर दिख रहा है छोटा सा, उसी घर की छत पर जाके देखिए जयराम महतो बैठे हैं बच्चों के साथ। बोला यार, जिसको पूरा झारखंड राज्य मिलना चाहता है, जिससे मिलने के लिए हमको दिल्ली से स्पेशल भेजा है, आज वो मंच में ना बैठकर छत पर बैठा है बच्चों के साथ। बोला वही जयराम महतो का सिद्धांत है। वाह, आके परिचय दिया कि हम लोग दिल्ली से आए, आपसे मिलना चाहते हैं। बोले सर माफ कीजिए, बड़ा रोमांचक मैच चल रहा है, आप देखने को उत्सुक है तो देखिए, 15 मिनट की साइड रहिए। हमारा यही एटीट्यूड है भैया, हमारा यही अंदाज है, मेरा यही सिद्धांत है। विश्वास कीजिए, उन दोनों आईएएस ने 15 मिनट वेट किया, हम लोगों ने मैच को पूरा देखा, फिर बगल में उनको जाकर बैठाए, उनसे डिस्कस किए। उन्होंने अपना जो संदेश दिल्ली से लेकर आए थे वो संदेश मुझे दिया, और फिर उन्होंने एक तारीख तय किया कि हम लोग 2 घंटा फुर्सत से मिलना चाहते हैं। तो हम लोग अपने सिद्धांतों से समझौता करने वाले युद्ध नहीं है, और आपके साथ आपके आवाज को लेकर ही हम लोग आए हैं, और बड़े नजदीक से बड़े गौर से हम लोगों ने देखा भी
हम लोगों ने भुगता भी। जब बस में जाते थे तो जिस दिन हम लोग भाड़ा नहीं देते थे ना, तो उस दिन ऐसा लगता था जैसे कोई जंग जीत के आए हैं। उस दौर को हमने देखा, जिस दिन भाड़ा नहीं देते थे, चाहे विजय बस रहे, शिवम बस रहे, बुंदेला रहे, तो जिस दिन हम लोग भाड़ा नहीं देते थे बस में, तो ऐसा लगता था कि कोई जंग जीत के आए हैं। उसके बाद हम लोग भी धनबाद में जब उतरते थे तो पीके रॉय कॉलेज की दूरी 2 किलोमीटर थी। तो बहुत सारे बच्चे जो थोड़ा संपन्न परिवार से थे, वो उतरने के बाद टेम्पो लेते थे। हम लोग वहाँ से पैदल चल जाते थे, लगभग 2 किलोमीटर है, और शहर में पैदल चलना थोड़ा ठीक नहीं लगता है, तो हम लोग 2 किलोमीटर शॉर्टकट रास्ता लेके धनबाद स्टैंड में उतर के पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज पैदल जाते थे। तो भले कोई सवाल करे या ना करे, क्लास की कुछ लड़कियां अक्सर सवाल कर देती थी, यार सही में तुम लोग के पैसा नहीं होता है, मतलब पैसा होता है, लेकिन उस पैसा को बचाने में जो आनंद आता है ना, आप नहीं समझेंगे। 5 रुपए हम लोग लेके आते हैं, तो हम लोग बस में 5 रुपए भाड़ा देते थे। अब पता नहीं कितना आप लोग का मतलब शॉर्ट डिस्टेंस का भाड़ा क्या है मालूम नहीं है। तो उस दौर को भी हम लोग देखे। ऐसा बात नहीं कि हम लोग किसी संपन्न परिवार से हैं, मैं भी एक साधारण, मतलब सोच नहीं सकते मैं इस परिवार से हूँ। आज भी अगर जोर से जो बारिश हुई, कल की जो बारिश हुई, मेरे घर में लगभग 3-4 जगह वो जो बर्तन होता है, बर्तन रखा गया कि बारिश की बूंदे जमीन पे ना पड़े। तो मैं आज भी उसी परिवार से आता हूँ। ऐसा नहीं, बस नियति की मांग थी, एक मंच मिला, एक जगह मिला, अंदर एक टैलेंट था, उसे टैलेंट से पूरे झारखंड में पहचान बना दी। मैं आज उसी परिवार से आता हूँ, इसीलिए आपको दिल में जगह दी है सर। आप भी अगर कभी मेरे घर जाएंगे तो मैं अपना घर आपको लेके नहीं जाऊँ। यदि आप बोलेंगे कि नहीं भैया आप लोग हजारीबाग से 4 लड़के आपसे मिलने आए हैं, तो मैं आपको अपना घर लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है आप थोड़ा सा जैसे भी मेहमान है। और अभी भी कोई भी जाते हैं, चाहे मनोज सर हैं, राजेश सर हैं, या फिर कोई प्रमोदर है, कोई भी जाते हैं, पूछेगा मैं अपना घर लेके नहीं जाता हूँ, क्योंकि मेरे घर में सुविधा नहीं है। मेरे घर में एक ढंग से मतलब चौकी तक नहीं है। मैं इनको अपने दोस्त के घर लेके जाता हूँ। मेरे वो दोस्त जो हैं वो एक पुलिस है, 2 पुलिस है और एक सरकारी टीचर है। मैं उन्हीं के घर में, क्योंकि वे लोग सरकारी नौकरी करते हैं और वे लोग अपने घर में अभी रहते नहीं है, तो जब तक उनका परिवार शिफ्ट नहीं हुआ है, उन्होंने कहा ठीक है आप तब तक हमारे घर को अपने जिम्मे रखिए। तो आप भी कभी जाइएगा तो मैं आपको अपना घर लेके नहीं चला जाऊंगा, क्योंकि मेरे घर में सुविधा नहीं, ना बाथरूम दे पाऊंगा, ना नहाने की सुविधा दे पाऊंगा। तो इसलिए मैं भी आज एक साधारण बैकग्राउंड से आता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप कभी ये मत कहिएगा कि मैं गरीब घर का बेटा हूँ, इसलिए रास्ते में रुकावटें आई, मैं ऐसा था इसलिए रुकावटें आई। मैं बहुत गरीब घर का बेटा हूँ, लेकिन आज मेरी आवाज से पूरा झारखंड मिलता है। आज हमारे एक सबसे बड़े बड़े पदाधिकारी हैं। कुछ दिन पहले मेरा एक कार्यक्रम होने वाला था, तो बड़े बड़े उद्योगपति हमारे पास आए और आकर बहुत सारे रुपयों का ऑफर किया कि आप बस उस कार्यक्रम को अटेंड ना करें। लेकिन क्यों? उन्हें भय है हमारी आवाज का। जब हमारी यहाँ से आवाज निकलेगी तो जनता के दिलों को छूते हुए बहुत दूर तक चली जाएगी। तो इसलिए देखिए, बाधाएं आएंगी, बाधाएं हमारे भी जीवन में आई है, आपके भी जीवन में आएंगी, लेकिन बस याद रखिएगा कि हमें कुछ बेहतर करके जाना है, हमें कुछ बेहतर करना है अपने लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए कुछ बेहतर करना है। और याद रखिएगा, जीना तो सबको है, मरना तो एक दिन सबको है, लेकिन कुछ विशिष्ट अपनी पहचान बना के जाइए। ये मैं आपको संदेश देना चाहूंगा, ये मेरी आपको शुभकामनाएं होंगी। और साथ ही साथ चूंकि आप युवा है, आप यूथ है, आप जोश से संपन्न हैं, तो थोड़ा सा अपने जोश में कभी कभी होश रखिएगा। अभी एक दौर चला है, एक मोबाइल जो हमारी दुनिया बन के रह गई है, और विशेषकर जो युवा पीढ़ी है थोड़ा सा उसमें काफी आकर्षित है। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए, प्राइवेसी के चक्कर में इतने भी प्राइवेट मत हो जाइएगा कि आपको ये पता नहीं चले कि आपके गांव की चौहद्दी क्या है, कि आपके गांव के किनारे कोई नदी बहती है, आपके गांव में कितने प्रकार के फसल उगाए जाते हैं, आपके गांव में किस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उन जंगलों में कौन सी कोयल की कुकू किसी आवाज गूंजती है, उसमें चीता भालू हिरण कौन पाया जाता है। कम से कम इतने प्राइवेट मत होइए, क्योंकि आज हम उस दौर में भी हैं जहां युवा अपने आप को अवसाद में लेके चले जा रहे हैं, अपने आप को डिप्रेस्ड कर दे रहे हैं। तो इसलिए उस दौर से बाहर आना होगा। वो दुनिया ही नहीं है, हमारी दुनिया एक खुला खेल का मैदान भी है, हमारी दुनिया एक शांत लाइब्रेरी भी है, हमारी दुनिया अपने दोस्तों के साथ एक फुटबॉल का खेल भी है, हमारी दुनिया अपने दोस्तों के साथ एक टूर भी है, हमारी दुनिया हमारे दोस्तों के साथ एक सिनेमा भी है। तो
तो इसलिए आपसे भी आग्रह करेंगे कि अपने मेंटल में इतना प्रेशर ना बनाएं और अपने आप को इतना प्राइवेट ना करें कि आप दुनिया से ही प्राइवेट रहें। क्योंकि हमें लगता है कि आज के युवाओं को थोड़ा सा इस मोबाइल की दुनिया से, इस इंटरनेट की दुनिया से फुर्सत निकालना चाहिए, उन्हें खेल के मैदान तक आना चाहिए, उन्हें शांत लाइब्रेरी में जाकर कुछ किताबों का अध्ययन करना चाहिए, उन्हें अपने दोस्तों से गुफ्तगू होना चाहिए। आप अगर इसी तरह प्राइवेसी करते रहे तो एक डॉक्टर की मुझे एक लाइन याद आई, वो दिल की बीमारी का इलाज करते थे, वह जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती थी उनका इलाज करते थे, और उन्होंने अपने दीवार पर एक बड़ी सुंदर लाइन लिखी थी कि काश दिल खोला होता यारों के साथ, कि काश दिल खोला होता यारों के साथ तो आज नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। जिनको दिल की बीमारी होती है कैंची लगता है ना सर, कैंची लगा के चीरा जाता है, काटा जाता है, फिर इलाज किया जाता है। तो वही डॉक्टर साहब ने लिखा था कि काश तुमने अपना दिल खोल दिया होता यारों के साथ तो ना खोलना पड़ता औजारों के साथ। तो ठीक है, आपकी दुनिया है, मोबाइल को भी चलाइए, 2 घंटा चलाइए, फेसबुक में भी सप्ताह में एक बार स्टोरी अपना पोस्ट को अपडेट कर दीजिए, इंस्टाग्राम को भी अपडेट कर दीजिए, रात के 8-9 बजे उसके गुड इवनिंग का मैसेज का भी इंतजार कर लीजिए। लेकिन उसी में पूरी तरह रम जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, हम यही कहेंगे। यूथ है, ऐसा थोड़ी है कि हम 7 साल को ये कहानी दोहराएंगे, 7 साल को ये कहानी नहीं दोहराएंगे। हमारी उम्र यही है, मैसेज का इंतजार इसी उम्र में होगा। आप करते हैं, अच्छी बात है, ऐसा थोड़ी है कि यहाँ तो लोग बैठे नहीं करते हैं। अगर हम बोलते हैं कि हम नहीं करते तो हम झूठ बोल रहे हैं। तो यही उम्र है कि आप इंतजार करेंगे, लेकिन यही कहेंगे उसमें रम नहीं जाना, उसमें ही रम नहीं जाना। आपको याद रखना है कि आपकी माँ ने गहनों को गिरवी रखा है, आपके पिता ने खेतों में मजदूरी किया है, आपके भाई ने घर से ही बैठकर एक सपना देखा है, आपकी बहन इंतजार में बैठी है कि मेरा भाई कुछ बन जाएगा, तभी राखी के सारे गिफ्ट एक ही बार वसूल करेगा। मैं आपको बांधने नहीं आया हूँ, मैं आपको प्रतिबंधित नहीं करने आया हूँ, लेकिन एक सीमा में, एक समय में और एक दायरे में। बाकी आप यूथ हैं, युवा को पलटेंगे तो क्या होता है? वायु कौन रोकेगा? वायु से वायु, युवा को पलटेंगे तो वायु कौन रोका है उससे? लेकिन हमें लगता है खुद रुकेगा। ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, समय की पाबंदी है।